नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज की बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं बर्बादी के उन 34 सेकंड्स की। उत्तरकाशी के धराली गांव से आई तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। दोपहर के करीब 1:45 पर आसमान से जो कहर टूटा उसने महज 34 सेकंड में धराली को तबाही के अंधेरे में डुबो दिया। बादल फटने से खीर गंगा नदी उफान पर आ गई और देखते ही देखते पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। जहां कल तक लोग हंसते बोलते दिखते थे, आज वहां सिर्फ चीखियां और सिसकियां गूंज रही हैं। किसी का बेटा लापता है, किसी की मां, तो कोई दुकानदार, तो कोई पर्यटक, सब खामोशी में दफन हो चुके हैं। अब तक 4 शव बरामद हुए हैं और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुटी हुई हैं, लेकिन पहाड़ की कठिनाई और मलबे की रुकावटें राहत के हर कदम को चुनौती दे रही हैं। धराली अब सिर्फ गांव नहीं, एक दर्द बन गया है जो हर दिल को झकझोर रहा है। तो इसी पर हम आपको एक अपनी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। आपको उत्तराखंड के उत्तराकाशी से एक ऐसी हृदय विदारक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका दिल कांप उठेगा। आज दोपहर का समय था। घड़ी की सुइयां 1:45 पर थमी, लेकिन धराली गांव की घड़ियां वहीं रुक गई जहां से तबाही का वो अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ। आसमान से फटे बादलों ने जो मौत बरसाई, उसने पूरे गाँव को एक कब्रगाह में बदल दिया। केवल 34 सेकंड, सिर्फ 34 सेकंड में हंसता खेलता धराली गांव चीखों और सिसकियों में बदल गया। खीर गंगा नदी में आया मलबा मानो जल नहीं, जलजला था, जो अपने साथ माओ की ममता, बच्चों की मुस्कान और बुजुर्गों की दुआएं सब बहा ले गया। धराली का बाजार, जहां कभी घंटों लोगों की चहलकदमी रहती थी, आज वहां सिर्फ मलबा है। उन दीवारों के नीचे इंसान दबे हैं, जिनके अपने अब भी उन्हें पुकार रहे हैं। किसी का बेटा लापता है, किसी की माँ, कोई होटल का मालिक है तो कोई दुकानदार, लेकिन अब वहाँ न होटल है न दुकान है, तो सिर्फ पत्थर, मलबा और बहती खून की बूंदें। 4 शव मिल चुके हैं, 50 से ज्यादा लोग लापता है, लेकिन जो सबसे भयानक है वो है वहाँ की खामोशी, जिसे चीरती है केवल एक दूसरे को ढूंढती बिलखती आवाजें। एक माँ कहती है, मेरा लाल कहाँ है? एक बहन चीखती है, भैया को बचा लो। और एक बच्चा बस देख रहा है उस मलबे की ओर, जहां शायद उसका पूरा संसार दफन हो गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाइयां और सैलाब का वेग हर पल राहत दल के हौसले को चुनौती दे रहा है। धराली आज सिर्फ गांव नहीं है, वो देश की आत्मा का वो टुकड़ा है जो रो रहा है, सिसक रहा है। कभी आपने सोचा है, जब एक पूरा बाजार सिर्फ आधे मिनट में बह जाए, जब घर के साथ परिवार बह जाए, जब घाटी की हर गूंज चीख बन जाए, तो क्या होता है? धराली वही मंजर है जहां आज पहाड़ भी रो रहे हैं और खीर गंगा की लहरें लाशों को बहा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो तमाम सवाल हम लेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सबसे पहले ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं, जो तमाम अपडेट इस पूरे मामले को लेकर देंगे। हमारे साथ विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डिफेंस पीआरओ के लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। जब हमारे देश में मनीष जी इस तरीके की आपदाएं आती हैं, तो जब रेस्क्यू ऑपरेशन इन आपदाओं से निपटने के लिए चलाया जाता है, किन विपत्तियों का हमें सामना करना पड़ता है? सेना किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है? मनीष जी। माफ कीजिएगा, पहले मैं थोड़ा सा आपका रिकॉर्ड को सेट करता हूं। कल जो 1:45 पे ये खबर आई थी कि ये इस तरह का हादसा धराली में हुआ है, उसके बाद 15 मिनट में वहां पे हरसिल में एक आर्मी की यूनिट तैनात थी, उसके 150 लोग वहां पहुंचे और कल से लेके आज तक 24 घंटे से ऊपर हो चुका है अभी तक, और वहां पे आर्मी के यही 150 जवान हैं जो इस समय काम कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग नहीं होंगे वहां पे, लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड में यही आर्मी की यूनिट पहुंच पाई थी। कारण उसका ये है कि धराली के साउथ में और धराली के नॉर्थ में जितनी सड़कें हैं सब वॉश आउट हो चुकी हैं, और वहां से एफर्ट जो है वो अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी चीज जो है, आपने मुश्किलों की बात करी थी, तो पहली चीज तो ये हो गई कि सड़कें वहां पे लैंडस्लाइड की वजह से वॉश आउट हो गई हैं। नंबर 2, जो एयर एफर्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वेदर की वजह से अभी स्टैंड बाई पे है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं वो सारे तैयार हैं, तैनात हैं और अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं, और वेदर खुलते साथ ही उनको भी ऑपरेशन में लगाया जाएगा। नंबर 3, वहां पे मोबाइल कम्युनिकेशन, बिजली का कम्युनिकेशन और किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन जो है वो लॉस हो चुका है। तो वहां से जो 150 लोगों की टीम है वो जो काम कर रही है वहां पे, उनसे कम्युनिकेशन इस समय नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ जो आर्मी यूनिट होती है उसके पास एक इनहेरेंट अपने छोटे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे गेती, फेवड़ा, कुदाल, रस्सियां, ये सब चीजें होती हैं, छोटी इक्विपमेंट होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करके अपना जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि सड़क दोनों तरफ से ब्रिजेस और सड़क इफेक्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से ये जो मेजर इक्विपमेंट होते हैं जैसे जेसीबी और डोजर वगैरह, वो वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ये चीजें सब पहुंच जाएंगी और इक्विपमेंट, अच्छा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वहां पे टाइम से पहुंच जाएगा तो जरूर रेस्क्यू ऑपरेशंस में बढ़ जाएगा। अगली चुनौती जो फौज के सामने आती है वो है वेदर की। लगातार बारिश हो रही है, पानी अभी भी खीरगंगा नदी में अभी भी आ रहा है, स्लज अभी भी आ रहा है, तो जितना एफर्ट ये लोग लगाते हैं किसी को निकालने में, तो उसको फिर से वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह की चीजों की चुनौतियां जो है वो एक टीम अलग है, और अभी 24 घंटे से जो टीम 150 आदमियों की वहां काम कर रही है, वो टीम में जरूर थकान भी कुछ शामिल होगी, लेकिन मुझे ये अश्योरिटी है कि इंडियन आर्मी का शौर्य और जज्बा जो है वो उसके बलबूते लगे रहेंगे और लोगों को सकुशल निकालने की कोशिश करते रहेगी। बिल्कुल मनीष जी, और हमारी सेना लगातार तत्पर वहां पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जिस तरीके से आपने भी कहा कि मौसम जो है वो असामान्य बना हुआ है, उसके तहत भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की परेशानियां भी आती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब इस तरीके की आपदा आती है, आपदा के बाद जब जो सामान्य स्थिति हो जाती है, उसके बाद जो हमारी सेना है वो प्रशासन की किस तरीके से मदद कर पाती है? मनीष जी, ये पूरा कार्यक्रम जो है प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिना नहीं चल सकता है, ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। अब इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जैसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे भी लैंडस्लाइड हुआ है, सड़क टूटी है या ब्रिज टूटे हैं, मेरे फादर बॉर्डर रोड्स में हुआ करते थे, तो मेरे को बॉर्डर रोड्स की जो काम करने की तरतीब है वो मालूम है, और वो बहुत स्पीड से सड़कों की तैयारी करते हैं, ऑल्टरनेट रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस को रिपेयर करते हैं, और इन सब चीजों को करने का उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये मुझे उम्मीद है कि बॉर्डर रोड्स बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगी आर्मी के साथ और इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ लोकल टीम्स होती हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स, उनकी सपोर्ट और उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बड़े काम आते हैं। जो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार्स वगैरह हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, ये सब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के पास रहते हैं। बहुत सारी इस तरह की टीम्स होती हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आती है। इसी तरह डॉग्स होते हैं, रेस्क्यू डॉग्स होते हैं। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जितनी होती है, ये इस तरह की आपदा में एक ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। केवल कहने की बात इस समय ये, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वहां पे इस समय टाइम से नहीं पहुंच पाए या कम पहुंच पाएंगे, इसी वजह से इस समय आर्मी को पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन फोकस की तरह से चलाना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्राथमिकताएं क्या होती है मनीष जी? रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे पहले ये प्लान किया जाता है कि जब से आपका जितने लोग बाढ़ की चपेट में नहीं आए हैं, जो बाढ़ आई थी अगर आपने देखा होगा तो उसका विलेज के राइट हैंड साइड पे एज वी फेस इट ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखते हैं तो घर बचे हुए हैं, लेकिन वो लोग भी कट ऑफ हो गए होंगे। तो वहां पे कुछ सर्वाइवर्स होंगे, उनको निकालना है। पहले वो एसेस करते हैं कि लैंडस्लाइड कितना है और पीछे से तो नहीं आ रहा है। उसके बाद जब असेसमेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, उन्होंने बोला कि ठीक है अब खतरा कम हो गया है, तो जितने लोग तुरंत किनारे पे होते हैं या जो लोग निकलने की गुंजाइश जिनकी होती है, तो सबसे पहले उनको क्लियर किया जाता है। उसके बाद जो ज्यादा डीप में फंसे होते हैं वहां से लोगों को तैयारी करते हैं कि उनको निकालने की वो किया जाए। उसी तरह से पीछे की तरफ जो लोग हैं, जो लोग फंसे हुए हैं लेकिन फ्लड की चपेट में नहीं थे, तो उनको भी निकालने की कोशिश की जाती है। इसी के साथ बाकी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है।
ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें तेजी लाई जा सके। इंजीनियर इक्विपमेंट और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार, ये सब चीजों का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और बड़े वाले इक्विपमेंट इस्तेमाल करके चीजों को रफ्तार दी जाती है और इसी तरह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये काम कंप्लीट किया जाता है। चलिए, बिल्कुल मनीष जी, तमाम जानकारी आपने दी, समय हमें दिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी भी बने हुए हैं। पुष्कल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हमारे देश में इस तरीके की आपदाएं आती है, अभी जिस तरीके की आपदा, एक बहुत बड़ी आपदा आई है, ऐसे में हमारी जो टीमें रहती है, चाहे एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हो, ये कितनी जल्दी एक्ट करती हैं? जी, इस विषय को समझने के लिए हम शुरू वहां से करते हैं। कर्नल साहब ने जो भी बोला मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। हम शुरू वहां से करते हैं कि ये आपदा आई क्यों या आती क्यों है, ऐसा क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है। सरल शब्दों में अगर हम बोले तो जब किसी भी इस तरह की पहाड़ी जो घाटी होती है, इनका गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो नमी है, वो आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी है, वो ऊपर उठती है और ऊपर जाकर के जो ठंडे एटमॉस्फेयर है उसके संपर्क में आते ही बहुत तेजी से रैपिड कंडेंसेशन शुरू करती है, रैपिड क्लाउड फॉर्मिंग शुरू होती है और उससे एक वर्टिकल बिल्डअप का क्लाउड खड़ा होता है जिसे कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस यानी सीबी। ये सीबी क्लाउड एविएशन के लिए और इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये जब बारिश करता है तो इसी तरह अधिकतर समय पे ये बादल फट भी सकता है। अब वेदर का फिनोमेना है, इसको प्रेडिक्ट तो पूरी तरह नहीं किया जा सकता है, लेकिन मूलतः यही प्रॉब्लम होती है। अब इसकी अगर वार्निंग मिल जाए समय से तो ये चीजें बचाई जा सकती हैं। अब हम इस चीज में आएंगे बाद में, पहले मैं बता दूं जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर। देखिए, जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि जो जवान 150 हमारे आर्मी के वीर जवान जो वहां मौजूद है क्षेत्र में, वही कर रहे हैं रेस्क्यू, क्योंकि सड़क पूरी सड़कें भर चुकी है, वॉश आउट हो चुकी है। एविएटर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इस समय भी वहां पर टोटली ओवरकास्ट वेदर है। कर्नल साहब के पास भी अपडेट आ रही होंगी। उस वेदर में जिसमें कि शाम को 8 बजे तक थंडर स्टॉर्म की भी वार्निंग है, तो उसमें फ्लाई नहीं कर सकते हमारे हेलीकॉप्टर्स। तो एयर का मीडियम भी बंद हो गया, रोड का मीडियम भी बंद हो गया। अब जो हमारी एनडीआरएफ आदि की टीमें हैं सब रेडी होंगी एकदम अपने इक्विपमेंट्स के साथ, मैन पावर के साथ। सारी टीम में सारी फोर्सेज रेडी है। आर्मी कमांडोज जो नियरेस्ट आर्मी यूनिट्स होंगी उन्होंने वॉलंटियर्स भेजे होंगे, गरुड़ कमांडोज एयरफोर्स के सब रेडी हैं। लेकिन वेदर की वजह से जो कंडीशन बनी है, इस ऑपरेशन की कमांड उन्हीं लोगों के हाथों में है जो वहां पे हमारे आर्मी के जवान 150 हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स होंगे। तो ये तो होगा, लेकिन आप ये समझिए कि लाखों टन मलबा पत्थर, नदी जब इस तरह से क्लाउड बर्स्ट होता है, हमने वीडियो में देखा कि वो किस तरह से नदी आई और जो पोर्शन बचा है वो कर्वेचर ऑफ द नदी, वो रिवर की वजह से बचा है, वो उसने ढक लिया है पूरी जगह को। तो जो लोगों के जो फिगर आ रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं सब बच जाए, फिगर ना पड़े, लेकिन ये तबाही बहुत बड़ी है। और जो दबे हुए लोग हैं उनको निकालने में चैलेंज कैसा होता है, जो इंडिकेट किया था कर्नल साहब ने भी, कि इस समय भी बारिश हो रही है। अब होता क्या है कि आप डिगिंग करेंगे मैनुअली, आप 4 घंटे में थोड़ा एरिया खाली करेंगे, वो फिर नीचे आ जाएगा। जैसे रेत में आप नीचे से अगर गड्ढा करने लगे, एक रेत का पहाड़ बना के, तो फिर से ऊपर से आके रेत भर देती है उसको, उसमें आप कैसे निकालेंगे। इसलिए पहली प्रायोरिटी, बहुत उचित प्रायोरिटी डिसाइड की गई है कि जो लोग बचे हैं उनको पहले सेफ जगहों पे ले जाएं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, कल भी ऐसा ही वेदर था, जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो ऐसा ही वेदर था। तो पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर क्लाउड बर्स्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो जितने लोग बचे हैं पहले उनको हटाया जाए वहां से, और उसके बाद लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, जिस तरीके से आपने भी कहा और पूरा देश जान रहा है कि बहुत बड़ी आपदा हमारे देश पर आई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या चुनौतियों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है, जो स्थानीय लोग हैं कृष्णा, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मौसम की जानकारी भी दीजिए कि मौसम कैसा है कृष्णा। बिल्कुल, देखिए शिवांगी, मौसम की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आज सुबह दिन में जो है वो लगभग 12 बजे के बाद थोड़ी 3-4 घंटे के लिए हम कह सकते हैं राहत मिली थी। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुछ टाइम तक धूप जो है वो देखने को मिली थी, जिसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर का मूवमेंट जो है वो लगातार हुआ। देहरादून से भी 3 हेलीकॉप्टर लगभग दोपहर 12:30 बजे मौसम खुलने के बाद उत्तरकाशी
के लिए भेजे गए थे, जो राहत सामग्री और कुछ डॉक्टर की टीम जो है वो उनसे गई थी, ताकि जो लोग वहां पे रेस्क्यू जिन तक किया जा रहा है उनको समय से ट्रीटमेंट मिलता रहे। क्योंकि लगभग कल 2 बजे के आसपास की घटना है, जिसके बाद सबसे पहले हमारी, अगर हम देश में बात करते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए और चाहे आतंकवादी आए, उसमें सबसे पहले भारतीय सेना जो है वो हमको खड़ी हुई दिखती है नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो ऐसा ही हमको ठीक यहाँ पर मिला है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले इंडियन आर्मी का जो कैंप था हरसिल में, उसके बेस कैंप से कुछ जवानों ने जो है वहां पे मूव किया और जल्दी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अन्य विभागों के बिना ही अपने उससे शुरू कर दिया, जिसमें एक बड़ी राहत मिली है। कई लोगों को वहां से रेस्क्यू जो है वो तुरंत कर लिया गया था। बाकियों की खोजबीन जो है वो लगातार जारी है। अगर हम अब तक की बात करते हैं तो लगभग 150 के आसपास लोगों को बताया जा रहा है कि वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। अगर मृत्यु की संख्या की बात करें तो वो अभी तक पोस्टर सिर्फ 5 की हुई है और न जाने ये कितनी संख्या बढ़ सकती है, इसका अभी कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अब 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों का जो गायब होने का अनुमान है वो अभी भी लगाया जा रहा है। कल से लेकर लोग जो है वो अभी तक लापता है। लेकिन राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे घटना को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कल भी वे अपने आंध्र प्रदेश का दौरा जो है वो स्थगित करके देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने कृष्णा, ये भी जानकारी दीजिए, क्या मलबे में वो जो लोग अभी भी क्या वहां पर दबे हुए हैं या उनको फिर निकाला गया है वहां से? कृष्णा बिल्कुल शिवांगी, दिखाइए। मैंने जिस तरीके से आपको पहले बताया कि लगातार ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक की जो सूचना मिली है, 150 लोगों को मलबे से जो है या अन्य जगह पे जो बचे हुए थे उनको वहां से निकाल लिया गया है और उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा 5 लोगों को जो है वो अब तक मृत घोषित कर दिया गया है और न जाने अभी कितनी जिंदगियां जो है वो मलबे में दबी है या कहीं और पर एक तरीके से सेम है। एक एक की जान जो है वो अनमोल, उसकी कीमत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा था और वे खुद एक तरीके से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन की जो कार्य वहां पे चल रहे हैं उसकी जानकारी जो है वो स्पष्ट तौर पर लेते हुए वहां पे दिख रहे हैं। और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संपर्क में है। कल भी उन्होंने घटना की जब जानकारी उनको मिली थी उन्होंने तुरंत बात करी थी और आज सुबह भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बातचीत करके क्या कुछ घटना के लिए और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन क्या क्या एक तरीके से चलाया जा रहा है उसकी जानकारी ली है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता का जो है वो मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया था, जिसके बाद हमने देखा था कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 हेलीकॉप्टर की जो है वो मांग करी गई थी। तो केंद्र सरकार द्वारा और वायुसेना के द्वारा 3 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो उत्तराखंड के लिए तैनात किए गए हैं, जो राहत सामग्री और अन्य जो भारी मशीनरी होती है, चाहे हम बात करें जेसीबी की चाहे पॉकलैंड की, क्योंकि काफी सारा रास्ता जो है उसमें वॉश आउट हो चुका है। जैसे कि अपने पीआरओ डिफेंस मनीष श्रीवास्तव ने बताया था कि काफी रास्ता जो है वो वॉश आउट हो चुका है, किसी के जाने के लिए कोई रास्ता वहां पे नहीं बचा है। इस वजह से आर्मी ने प्राथमिक तौर पर जो है वो लोगों की सहायता करी है। रास्ता खोलने के बाद ही एक तरीके से अनुमान जताया जाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम वहां तक पहुंचती है। फिलहाल आज दिन तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू टीम का और डॉक्टर टीम का जो आना जाना है वो दिन भर इस क्षेत्र में लगा रहा है। उत्तरकाशी से लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वहां का भी क्या मंजर है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां का पूरा गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया है। कुछ लोग अभी फिलहाल मलबे में भी दबे हुए हैं। हालांकि मौसम तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का मौसम वहां पर है। और एक वो गांव जो हंसता खेलता था, चंद सेकंड में वो गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया है। हमारे साथ पुष्कर जी भी बने हुए। पुष्कर जी, देखिए, हम मौसम की तस्वीरें भी, ये लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चाहे हम मौसम की बात कर लें, भौगोलिक स्थिति की बात कर लें, हमारी तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है उसमें कई तरीके की बाधाएं आती हैं। हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो धीमा पड़ जाता है। ऐसे में हमारी जो टेक्निकल टीम होती है या तकनीक होती है उसकी क्या कुछ भूमिका होती है ऐसे समय पर? मौसम जहां पे भी इन्वॉल्व है वहां पर हमको सबसे पहले जरूरत पड़ती है IMET की, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, जो कि MOES जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जिसके मिनिस्टर है उसके अंडर में आती है। तो वहां से फोरकास्ट वार्निंग्स मिलती है। वो वार्निंग्स न सिर्फ हादसे को टालने के लिए जरूरी होती है, हादसे के बाद की भी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि जो एविएशन पार्ट है, जैसे अभी बताया गया कि 3 हेलीकॉप्टर्स आए थे, तो वो विंडो एक मिली होगी और पायलट मिनिमम
में उन्होंने रिस्क लेके आए होंगे वो भी, क्योंकि फौजें ऐसा एयरफोर्स करती है, पहला मौका जो मिले तो उसमें जाकर के वो मदद करती है, फूड पैकेट्स गिराना या और चीजें, इक्विपमेंट, थोड़े मैन पावर लेके जाना, एसेंशियल छोटे इक्विपमेंट्स को लेके जाना। लेकिन अगर हमको वेदर वार्निंग सही से फौज को मिलती रहे कि आगे आने वाला वेदर कैसा होगा, तो प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो पहली चीज तो आता है इंडियन मेट डिपार्टमेंट का रोल, जो कि वहां पर उत्तरांचल में, वहां पर गढ़मुक्तेश्वर में है, जो ये एरिया कवर करता है। दूसरा रोल आता है फिर हमारे जो प्लानर्स हैं, जो बाहर बैठे प्लानर्स हैं उस एरिया के, और जो एग्जीक्यूशनर्स हैं, जो वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, या अभी फौज के ऑफिसर्स हैं, या फॉर दैट मैटर एनडीआरएफ के ऑफिसर्स हैं। तो ये एक संयोजित योजना बनती है। अब टेक्नोलॉजी इसमें कम्युनिकेशन को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, कि कम्युनिकेशन लाइन सेटअप रहे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होती रहे बाहर अंदर के एजेंसीज में, उस एरिया के अंदर और बाहर से, तो बाकी सारे कोऑर्डिनेशन बहुत आसान हो जाते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजिकल, पहला हो गया वेदर, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा टेक्नोलॉजिकल जो होता है उस क्षेत्र में कितने इक्विपमेंट्स, जैसे जेसीबी का नाम लिया, जैसे ग्रेफ के बाद जो इक्विपमेंट्स होते हैं बोल्डर्स हटाने के लिए, जो फोर्स मल्टीप्लायर्स है, ह्यूमन शक्ति को बढ़ा रहे हैं जो, वैसे कितने इक्विपमेंट्स हैं। कई जगह ऐसा हमने देखा है नदियों में बाढ़ की स्थिति में और भी अन्य स्थिति में, कि गांव के या उस इंफ्रा के अंदर भी काफी चीजें मिलती है, जैसे ट्रैक्टर्स है, वो सारे यूज होते हैं इस समय में। चलिए ठीक है पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपका कृष्णा, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।